Good morning. Today is 4th January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. यहाँ पे देखिए पहले कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऊपर जो आर्टिकल है देखिए, ये आर्टिकल साइड में छोटा और जो ये मेन आर्टिकल है ये दोनों 1 और 2 आर्टिकल ये सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट वर्डिक्ट में कहा कि अगर इलेक्शन में कोई किसी तरह का कास्ट, जेंडर या फिर रिलीजन यूज करता है तो उसका इलेक्शन निरस्त हो जाएगा। तो हम इन दोनों आर्टिकल्स को 1 और 2 इनको इकट्ठा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ताकि कम से कम हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो हमारे पॉइंट्स अगेंस्ट और जो फेवर के हैं दोनों पॉइंट्स हमें मिलेंगे और हम एग्जाम में उन्हें अच्छे से यूज कर सकते हैं। नीचे जो आर्टिकल है ये बैंक का आर्टिकल है। बैंक्स ने अपनी लैंडिंग रेट्स को घटा दिया है और क्रेडिट ग्रोथ इससे हो गई। ये आर्टिकल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये आर्टिकल जो है काफ़ी एकेडमिक और लिटरेरी टाइप में लिखा गया आर्टिकल है और लैंग्वेज भी काफ़ी अजीब सी है इनकी। तो ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए कम ही यूज़ होने वाला है। ये इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। और ये जो साइड में आर्टिकल है पीटर जैक्सन जो एक नेचुरलिस्ट थे, जयराम रमेश ने आर्टिकल लिखा है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक आर्टिकल है और एग्जाम में बिल्कुल भी यूज़ होने वाला नहीं है। फिर भी इसमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम निकालेंगे ताकि मेंस में अगर बाय चांस 1% भी पॉसिबिलिटी है तो हमारा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। तो थोड़ा सा इसे डिस्कस करेंगे। ये बीसीसीआई से रिलेटेड आर्टिकल है। बीसीसीआई से रिलेटेड आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ये भी नहीं डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज एक बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आर्टिकल लेंगे। ये जो इकोनॉमिक्स टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स हैं ये जहाँ तक मैंने फील किया काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। 2-3 बातें हैं, देखिए बस 20-25 सेकंड लूँगा आपसे। 2-3 बातें ये हैं कि एक तो देखिए द हिंदू की जो अप्रोच होती है वो ज़्यादा थोड़ी लेफ्टिस्ट अप्रोच होती है और जो इनकी अप्रोच है इन न्यूज़पेपर की, इनकी बिजनेस स्पेसिफिक न्यूज़ ज़्यादा है। तो हमें दोनों तरह के पॉइंट्स मिल जाते हैं। यानी अगर द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस ये थोड़े मार्जिनलाइज सेक्शन की आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं तो ये बिजनेस सेक्शंस की आवाज़ ज़्यादा उठाते हैं। तो प्लस के पॉइंट्स, नेगेटिव के पॉइंट्स दोनों, जैसे सर्विस चार्ज का ले लीजिए। आज इन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम्स के अपने आर्टिकल में सर्विस चार्ज में बिजनेस का व्यू आगे किया है। तो एक तो ये बात है। एक और आपसे फीडबैक चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक फीडबैक लेना है आपसे। अगर हम देखिए हमारा डिस्कशन का फॉर्मेट अभी क्या है, हम डिस्कस करते हैं द हिंदू के आर्टिकल और प्लस में इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल। अगर हम ऐसा करें कि हिंदू के आर्टिकल प्लस में ये खत्म करते हैं 30 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर, जितना भी मतलब बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ कर जितना जल्दी इन्हें खत्म हो सके। उसके बाद में अगर हम 5 मिनट लगाएं इसके लिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड ये सब हैं, प्लस में लास्ट के जो 5 मिनट हैं वो हम लगाएं एथिक्स के अंदर। देखिए डेली अगर एक एथिक्स का भी एक क्वेश्चन हो जाए, कुछ ऐसा इशू कवर हो जाए तो काफ़ी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक डिस्कस करने की बात है। जो भी इशू डिस्कस होगा कि आपको उसके व्यू क्या हैं उस इशू के बारे में आपके, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि एथिक्स डिस्कस करते करते एक क्वेश्चन डेली करते करते प्रीलिम तक तो आपका एथिक्स कवर ही हो जाएगा। प्रीलिम के बाद में तो सिर्फ आपको रिवाइज की आवश्यकता पड़ेगी। इसका फ़ायदा ये होगा। देखिए हमारा मकसद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है कि द हिंदू डिस्कस हो गया, बिल्कुल काम चल गया। हमारा डिस्कस जीतना है किसी भी कीमत पर। चलिए डिस्कशन करते हैं आज। तो आप बताइएगा क्या एथिक्स का वो इशू हम डिस्कस कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पेपर 2 में ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट डिसीजन में कहा कि वोट्स की अपील करना इलेक्शन के दौरान में रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर या फिर कम्युनिटी लैंग्वेज के नाम पर ऐसा करता है तो ये करप्ट प्रैक्टिस को माना जाएगा और कैंडिडेट का जो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उस इलेक्शन के लिए। आपको कॉमेंट करना है इस बात पर। प्रीलिम के लिए मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आप ये बताइए, जो राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950-1951, अगर इसमें चेंज लाना है तो कौन सी मेजोरिटी की आवश्यकता है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी वो विद द सपोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। तो आपको बताना है कौन सी मेजोरिटी की आवश्यकता है अगर आपको राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चेंज लाना है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है। आर्टिकल के देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। शुरू में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि जैसे कि देखिए आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट में, 7 जजों की ये बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस थे जिस बेंच ने डिसीजन लिया। 4 जजेस ने कहा कि सेकुलरिज्म जो है वो एक प्राइवेट अफेयर है और जो सबसे ज़्यादा मेन इशू आया वो इस बात पर आया, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। ये है ओरिजिनल जो टेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट का। देखिए यहां पर क्या लिखा है, द अपील बाय कैंडिडेट हिज एजेंट। हिज पे काफी विवाद था। वहां पे 7 जजों की बेंच थी। तो उसमें से 4 थे वो कह रहे थे
कि जो हिज है, हिज का मतलब में सब आते हैं, यानी जो कैंडिडेट हैं वो भी और जो लोग वोट दे रहे हैं वो भी। यानी अगर हम किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं धर्म के नाम पे, तो हमें भी इस तरह का, देखिए हम भी इस जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसका इन्फ्लुएंस हम पर भी है, यानी हम भी नहीं दे सकते धर्म के नाम पर वोट। और दूसरा क्या, देखिए 3 जजेस ने कहा आप इसे कैंडिडेट तक लिमिट रखिए। तो हिज का इशू ये है, अगर आपको आर्टिकल में समझ में ना आए तो हिज का इशू ये है। 7 जजेस की बेंच थी, 4 लोगों ने कहा हिज का मतलब कैंडिडेट के नाम पे जो भी लोग वोट मांग रहे हैं, कैंडिडेट के नाम पे अगर कोई स्टार प्रचारक है या फिर कैंडिडेट किसी बाबा के पास में जाता है, आपको पता होगा इलेक्शन के टाइम में जो कैंडिडेट्स हैं काफ़ी जो डेरा है या फिर बाबा है उनके पास में जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आप अपने फॉलोअर्स को कहिए कि मुझे वोट देने के लिए। अगर देखिए वो बाबा भी किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के वोट देने के लिए कहते हैं तो भी इनका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई भी हो, कैंडिडेट के लिए कोई भी वोट मांग रहा हो, चाहे वो इलेक्टर दे रहा हो या फिर कोई बाबा हो या फिर कोई और स्टार प्रचारक हो, कोई फिल्म सेलिब्रिटी हो, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। और साथ में से जो बचे हुए 3 जजेस ने क्या कहा था, 3 बचे हुए जजेस ने कहा था कि देखिए ये सारी की सारी हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा, तो आप इसे सिर्फ कैंडिडेट तक सीमित रखिए, आप इन्हें बाकी लोगों पर मत ले जाइए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पर आप इसको मत ले जाइए। जैसे कि जो बाबा लोग हैं उनकी तो मर्जी है, वो कहें या ना कहें, या फिर और कोई फिल्म सेलिब्रिटी है अगर वो किसी को धर्म के नाम पे वोट देने के लिए कह रहे हैं तो उसकी जो आंच है वो कैंडिडेट तक नहीं आनी चाहिए। तो ये इशू था, समझ में आ गया आपको? दोबारा से बता देता हूं, देखिए 7 जजेस थे, उसमें से 4 ने कहा कि यहाँ पे देखिए हिज एजेंट, हिज का मतलब कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट और उसके एजेंट मतलब कोई भी बाबा, कोई भी उसके नाम पे सेलिब्रिटी वोट मांग रहा है, वो सब अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं तो वो उसका इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कैंडिडेट का। और 3 जजेस की बेंच ने यह कहा कि 3 जजेस की बेंच ने 3 जजेस 7 में से बचे हुए 3 जजेस थे, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ आप इसको कैंडिडेट तक सीमित रखिए, बाकी तक सीमित मत रखिए। कई बार मैं 2 बार बोल देता हूं, इस बार बोल देता हूं ताकि याद रह जाएगा। टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन हमेशा के लिए याद हो जाता है वो चीज़। ठीक है, फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फेवर के पॉइंट्स क्या थे। अब एक हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा इससे अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के प्लस के पॉइंट्स ये हैं कि देखिए एक तो इससे सेकुलरिज्म बढ़ेगा, कोई भी कैंडिडेट धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकता, यानी जो हमारा सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल में लिखा गया है उससे बल मिलेगा इसको। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी अब देखिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे तो किसके नाम पे मांगेंगे, अब उनको डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने पड़ेंगे, इकोनॉमिक एजेंडा के नाम पे वोट मांगने पड़ेंगे। इससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर आ गई इस जजमेंट से। इलेक्शन कमीशन अब डिस्क्वालीफाई कर सकता है उन लोगों को जो 2 कम्युनिटीज के बीच में भावनाएं भड़काते हैं या फिर दंगा करवाते हैं, जो हेट स्पीच देते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, ये कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए भी एक लेसन है। क्या लेसन है कि जो ये जाति या धर्म है ये आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है विकास की, डेवलपमेंट की, उनको सोल्व नहीं कर सकता, तो आप जाति या फिर धर्म के नाम पर वोट मत दीजिए। 5वां पॉइंट, इससे देखिए हमारे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी आएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस है वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होएंगी और इस तरह के जो इरेशनल मुद्दे होते हैं जो देश को पीछे ले जाते हैं उनके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे आगे से। तो 6वां पॉइंट क्या है, देखिए जाति या धर्म के नाम पे जब भी वोट मांगे जाते हैं तो हमारी पूरा का पूरा जो समाज है वो डिवाइडेड हो जाता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में, डिफरेंट जातियों के बीच में। तो अब जबकि कैंडिडेट्स यूज नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी, भाईचारा बढ़ेगा, हार्मोनियस सोसाइटी हमारी होगी। 7वां पॉइंट, इससे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी डिस्करेज होंगे। जैसे देखिए आपने कई तो पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, कई राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो ऐसी हैं पूरी की पूरी कास्ट पर बेस्ड हैं, यानी एक कास्ट के बेस पे पार्टी बन गई, एक धर्म के नाम पर पार्टी बन गई। तो इस तरह से तो अब क्या है, अब ये कास्ट या धर्म के नाम पर जो पार्टियां बनती हैं वो आगे से बन नहीं पाएंगी। और 8वां पॉइंट ये है कि कास्ट और जो रिलीजन है उनका देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग में काफ़ी लेस स्पेस होगा। मतलब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कई बार देखिए कुछ सरकारें ऐसी होती हैं, कुछ अपनी पर्टिकुलर कास्ट को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। अब उनको पता है कास्ट के नाम पर वोट तो मांग नहीं सकते, तो कल को होगा क्या, कल को होगा ये कि वो कास्ट जो है वो मैटर नहीं करेंगी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में, और जो प्रोजेक्ट्स वो इस्टेब्लिश करेंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज या फिर स्टेट्स, तो वो करेंगे एक रैशनल नेचर पर। ऐसे नहीं कि हाँ भाई इस प्रोजेक्ट से मेरी जाति को फायदा हो रहा है तो मैं ये प्रोजेक्ट वहां पर लगा देता हूँ, इस एरिया में लगा देता हूँ। नहीं, उनको पता है कास्ट के नाम पर वोट तो मांग नहीं सकते, इसलिए जहां जिस प्रोजेक्ट का फायदा होगा वहीं वो प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो इसके अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए टॉपिक कवर करने में टाइम लगेगा क्योंकि 2 आर्टिकल्स का मिश्रण है ये, एक जो मेन आर्टिकल था, एक साइड में आर्टिकल्स था। अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके जजमेंट के अगेंस्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा, तो उन्होंने क्या किया, परपोसिव इंटरप्रिटेशन का यूज लिया कि जो आरपीए है, यहां पे देखिए जो आरपीए में लिखा गया है,
यहाँ पे था, एक सेकेंड, ये सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि आरपीए में जो राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें लिखा गया क्या गया है, लेकिन देखिए उन्होंने सब्सटेंस नहीं देखा। सब्सटेंस का मतलब यह है कि अभी क्या उसके मायने निकलते हैं आज की सोसाइटी में। उन्होंने सिर्फ यह देखा कि जो राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लिखा गया है, तो उस टाइम पे जो उन्होंने लिखा था पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में 1961 के अंदर में, तब उनका पर्पज क्या था जब अमेंडमेंट की गई थी। तो पर्पज तो देखिए अब तो टाइम कितना चेंज हो गया है, 60 मतलब ऑलमोस्ट 60 साल हो चुके हैं उस बात को जब उन्होंने राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था। आज की जो सर्कमस्टांसेस है बिल्कुल अलग है, तो आज सुप्रीम कोर्ट को सब्सटेंस भी देखना चाहिए था इस चीज़ का। और क्या है, देखिए दूसरी बात यह है कि यह भी काफ़ी संदिग्ध है। ये अब जो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं हम जजमेंट के अगेंस्ट में पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये काफ़ी संदिग्ध है। क्या कैसे पता लगेगा कि किसी ने धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं या फिर नहीं मांगे। अब ये तो काफ़ी हमेशा से एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमेशा से एम्बिगुअस रहता है। आज जैसे ओवैसी कहते हैं कि देखिए कुछ चीज़ पर वोट देने के लिए कहते हैं, बीजेपी कहते हैं, फिर अकाली दल कहते हैं या शिवसेना कहती है। उस केस पर अगर वो केस कोर्ट में जाता है तो वो तो यही कहेंगे ना, हमने धर्म के नाम पर नहीं मांगे, हमने तो सिर्फ एक बात कही थी जो सप्रेशन हो रहा है हमारी कम्युनिटीज़ का, इस तरह की बात है। दूसरा देखिए, अब ये तो हमेशा से जैसे अब जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी तो धर्म पर आधारित है, अकाली दल भी धर्म पर आधारित है पंजाब के अंदर में, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, जैसे कई पार्टी तो ऑलरेडी धर्म पर आधारित हैं। मतलब इन्होंने लिखा है ये आर्टिकल लिखने वालों ने। और फिर आगे आता है देखिए लैंग्वेज मूवमेंट्स जो हैं, जो लैंग्वेज मूवमेंट्स हैं वो क्या इसके अंदर में आएंगी या नहीं आएंगी। जैसे साउथ इंडिया में काफ़ी पहले देखिए मूवमेंट्स चली थी, काफ़ी हिंदी के खिलाफ में मूवमेंट्स चली थी, तो इस तरह से इलेक्शन में भी कई बार इस तरह की मूवमेंट चलती है, तो क्या वो इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर ऐसे इलेक्शंस डिस्क्वालीफाई होने लग गए तो फिर हमारी डेमोक्रेसी क्या रहेगी। और उसके बाद में कहते हैं कि आरपीए का वही बात है, आरपीए का जो टेक्स्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था आज़ादी के बाद में, लेकिन अभी सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। जो ये पॉइंट्स हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे कि गांधी ने हमेशा से सपोर्ट किया है इस चीज़ का कि रिलीजन को यूज किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर से। गांधी का मतलब रिलीजन से था एथिक्स, ड्यूटी। और उसके बाद में हमारी सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर में कास्ट, रिलीजन, जेंडर, क्लास, ये सब तो एम्बेडेड है, और हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। हमारी सोसाइटी है ही ऐसी, आप हमारी सोसाइटी को वेस्टर्न पैरामीटर्स पर नहीं तोल सकते। उसके बाद जो ये पॉइंट आता है, देखिए काफ़ी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, काफ़ी कास्ट ऐसी हैं, धर्म ऐसे हैं, जेंडर ऐसे हैं, क्लास ऐसी है, जिनमें हिस्टोरिकली यानी पहले पास्ट में काफ़ी तरह का उन पर अत्याचार किए गए थे या फिर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो आज कैसे एक ही जजमेंट से वो सब कुछ खत्म हो सकता है, कैसे वो भूल जाएं जो पुराने जो उनके पास्ट के जख्म हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो डेमोक्रेसी वुड आल्सो गेट डाइल्यूटेड। ये वही बात है देखिए जो हमने कल डिस्कस की थी। अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगता है कि हम पे हमारा परसिक्यूशन हुआ है, अगर वो जाना चाहते हैं, देखिए अगर वो चाहते हैं कि हमारा परसिक्यूशन हुआ है और हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, तो इलेक्शन में वो अपना जो उन पे जो अत्याचार हुआ है उसका तो यूज़ करेंगे ही ना, ताकि अब उनका कैंडिडेट जीते और पार्लियामेंट में जाके उनकी आवाज़ उठाए। तो इससे तो हमारी डेमोक्रेसी है वही पूरी की पूरी डाइल्यूट हो जाएगी। तो देखिए अब ये फ़ायदा होएगा आपको। 8 पॉइंट्स मिल गए प्लस में, 8 पॉइंट्स मिल गए माइनस में, प्लस माइनस में मिल गए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स देखिए उनके थे, मतलब 4-5 आर्टिकल्स का मिश्रण कर दिया आज मैंने। आज इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा भानु प्रताप मेहता का आर्टिकल था, और कल इकोनॉमिक्स टाइम्स में हमने पढ़ा था। आज जो है हिंदू के 2 आर्टिकल्स हैं, तो 4-5 आर्टिकल्स मिला के ये प्लस में बन रहे हैं और माइनस में बन रहे हैं, फेवर में और अगेंस्ट में। देखिए और कुछ पॉइंट्स जो आप यूज कर सकते हो फोल्डर की तरह, कुछ ये पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, ये भी आप प्लस माइनस में यूज कर सकते हो। क्या देखिए अब ये जो गौतम भाटिया हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है हिंदू के अंदर में, ये कहते हैं कि देखिए अगर आप रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर या फिर लैंग्वेज के नाम पर अगर आप नहीं अपील करोगे तो क्या आपके सारा का सारा इलेक्शन फेयर हो जाएगा? यह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ये कहते हैं कि क्या स्टेट रोक सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि हिज एजेंट मतलब इलेक्टर्स भी, हम भी आते हैं, हम भी नहीं वोट कर सकते धर्म के नाम पर जो वोट देते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या जो स्टेट है यानी कंट्री है वो रोक सकता है? क्या गवर्नमेंट किसी को रोक सकती है अडल्ट सिटीजन को कि वो धर्म के नाम पर ना वोट दे? सरकार को कैसे पता लगेगा किसी के मन में क्या चल रहा है? दूसरा जो सेकुलरिज्म है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट ऐसे है कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर। अब बात आती है, यह जो क्वेश्चन है, देखिए ऐसा जो कंसेप्ट है, ये ऐसा कंसेप्ट तो है वेस्टर्न कंसेप्ट, हमारा कंसेप्ट ऐसा नहीं है। हमारा है प्रिंसिपल डिस्टेंस, हमारा कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, हमारा है प्रिंसिपल डिस्टेंस। तो जब भी जरूरत पड़ती है हमारा स्टेट
धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ शांति स्थापित करने के लिए 3-4 जो आर्टिकल हैं हमारे, आपको पता होगा रिलीजन के आर्टिकल हैं, कौन से लेके 25 से लेके 25, 26, 23, 28 जो आर्टिकल्स हैं रिलीजन के लिए, उसमें हमने प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करी है। और आगे आता है कि जो रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज हैं, क्या हमेशा हमने सबको हमेशा इनको बुराइयों की तरह तौर पे लेना चाहिए? क्या रिलीजन का यूज, कास्ट का यूज या फिर लैंग्वेज का यूज हमेशा इन्होंने दिखते ही पैदा करी हैं या फिर कुछ अच्छा भी किया है? तो देखिए एक अच्छा कंसेप्ट है, रजनी कोठारी का कंसेप्ट है, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। अच्छी बातें हैं, टाइम वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। रजनी कोठारी का देखिए, उन्होंने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी बच पाई। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज़ादी के बाद में देखिए हम काफ़ी सारे देश एक साथ आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बाद में हुआ था थोड़ा, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सारे देश, इंडिया जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, अफ्रीका के अंदर काफ़ी देश एक साथ आज़ाद हुए थे। आपको गर्व होना चाहिए कि जो आपका प्रजातंत्र यानी आपकी डेमोक्रेसी है बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करी है इन सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर में। सिर्फ एक आप काला धब्बा छोड़ दीजिए इमरजेंसी का 75 से लेकर 77 तक, तो देखिए पूरा का पूरा जो हमारा इंडिया है, पूरे वर्ल्ड के अंदर में 125 करोड़ का देश, और किस तरह से डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर काम करी है, वो हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे। और क्यों करी? रजनी कोठारी इस बात के लिए कहते थे कि कास्ट एक ऐसी चीज है जिसने हमारे डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज, इस तरह की वो बात करते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की ये तो ब्यूटी है, किस तरह से कास्ट और ये सारे के सारे लैंग्वेज ग्रुप्स या फिर जो रिलीजन ग्रुप्स हैं आपस में एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम कर रहे हैं और स्टेट में अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो एक तरह से लेजिटिमेसी है, उनको पता है कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, इसीलिए लेजिटिमेसी है, इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाई है। तो यह एक एग्जाम्पल है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो एक कास्ट है इन्होंने नुकसान ही किया है। कास्ट, रिलीजन, धर्म के नाम पर राजनीति में इनका यूज होना, फायदा भी इनसे हुआ है। और कौन से रेलेवेंट पॉइंट्स हैं? देखिए डेमोक्रेसी के सर्वाइव करने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए डिफरेंट एसेंशियल के बीच में, और जो डेमोक्रेसी है वो देखिए वोटर्स पर डिपेंडेंट होती है। और उनके देखिए अब बात ये है कि ये कहते हैं कि किसी भी धर्म का यूज नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन अगर कोई भी सिटीजन धर्म का यूज करता है तो इसका मतलब वो है एक इरेशनल नेचर, इमोटिव इशू पर वो वोट दे रहे हैं, इसीलिए वो सही नहीं है, इस तरह की वो बात करते हैं। बस ये पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स थे, वो आगे चले गए। इन पॉइंट्स का कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो आप। जैसे सेकुलरिज्म का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लॉ, हम उसमें अब बिलीव नहीं करते। ह्यूमन बींग्स, ये अब वही बात है कि ह्यूमन बींग्स सोशल कंटेक्स्ट में होती है चीज़ें, ये छोड़िए, पेरिफेरल पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिएगा अगर आपको यूज में है तो। वही पॉइंट्स का रिपीटिशन बार बार हो रहा है। वे फॉरवर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो इस पर, यह तो देखिए जजेस को डिसाइड करना है। जजेस की जो विजडम है, उनकी बुद्धिमत्ता है, वो डिसाइड करेगी कि जो इलेक्शन के मुद्दे पर क्या परमिसिबल है, क्या नहीं है। दूसरा जो है, कई दोनों जैसे मेजॉरिटी ने इसमें जो 7 जजेस की बेंच थी, 7 में से 4 यानी मेजॉरिटी ने इस बात पर बल दिया कि सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो रिवाइव होना चाहिए और उसके मुद्दे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। 7 में से जो 3 जजेस थे जो माइनॉरिटी थे, इन्होंने कहा कि सोशल कंटेक्स्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। सोशल कंटेक्स्ट मतलब कि आज हमारा समाज जो है वो एम्बेडेड है, वो डिवाइडेड है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे। तो किस कंटेक्स्ट में कुछ बंदा उभर कर आता है, जीता है, बड़ा होता है, वो सोशल कंटेक्स्ट को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो बाद में देखिए वे फॉरवर्ड में यही लगता है कि लास्ट में डिसाइड तो जजेस को ही करना पड़ेगा, जुडिशरी को ही करना पड़ेगा कि जो स्पीच कैंडिडेट्स ने दी थी क्या वो इस आरपी एक्ट के अंदर में आती है या नहीं आती है, क्या वो इलेक्शन डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा। तो व्हाट इज परमिसिबल, व्हाट इज नॉट, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया, प्लस के नेगेटिव के वे फॉरवर्ड सब आर्टिकल हमने ऐसे डिस्कस कर लिया। आगे से कोशिश करेंगे, देखिए यूटिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कि जैसे हमने कल कहा था कि जितना याद रहे, जितना हम पॉइंट्स लिख सके अपने मेंस, फाइनल मेंस के अंदर में, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कितना हम आर्टिकल डिस्कस कर पाते हैं या फिर कितना अच्छे से उसको डिस्कस कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं जल्दी से। पेपर 3 के लिए अगला आर्टिकल है मेंस के लिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद में सिनेरियो ऐसा है कि बैंक्स जो हैं अपनी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है उनके पास में, तो इस बात पर आपको कमेंट करना है। प्रीलिम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक्स ने अपनी MCLR रेट कम कर ली, तो थोड़ा सा 2 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो बैंक्स में जो प्राइम लैंडिंग रेट है, पहले क्या होती थी, देखिए प्राइम लैंडिंग रेट होती थी, उसके बाद में बेस रेट आई, उसके बाद में MCLR आई। तो थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं MCLR होती क्या है। MCLR होता है देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन द लैंडिंग रेट्स। सॉरी, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके लिए? इसके कंपोनेंट्स होते हैं ABCD। तो देखिए इतना ज़्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत है नहीं। मार्जिनल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ फंड्स भी शामिल होती है कि बैंक को किस कॉस्ट पर फंड्स मिला,
और नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी कितनी रही, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर प्रीमियम, इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें जो पहले भी डिस्कस करी थी और अभी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, एक तो ये जरूरत क्यों थी, जो पहले बेस रेट पर ऐसा क्या गलत हुआ था कि बेस रेट को छोड़ के MCLR रेट पर आने की जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए, बैंक जो ये RBI होती है, RBI के पास में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर CRR। अब बैंक्स इनको, जो RBI है, सेंट्रल बैंक है, इनको क्यों यूज करता है? रेपो रेट, CRR को जो RBI है वो इसलिए यूज करते हैं जो इन्फ्लेशन है या फिर जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन किया जा सके। और इनका मकसद ये होता है कि अगर वो चेंज करें रेपो रेट और CRR, तो जो निचले वाले बैंक हैं, यानी जैसे ये नीचे वाले बैंक हैं SBI और जो ये है ICICI, ये भी अपने हिसाब से जो कंज्यूमर्स को लोन या फिर देते हैं उनमें भी वो कटौती करें। जैसे कि आप देखिए, CRR रेपो रेट मान लीजिए, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट एक ऐसी रेट होती है जिससे बैंक लोन लेते हैं RBI से इस इंटरेस्ट रेट पर। अगर देखिए, अगर RBI अब रेपो रेट कम करता है, यानी देखिए रेपो रेट कम होने का मतलब क्या है? जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंक उनसे लोन लेता है, 100 रुपये लोन ले रहे हैं मान लीजिए बैंक RBI से, रेपो रेट का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट। अब आज इंटरेस्ट रेपो रेट है 8%, 108 रुपये, यानी देखिए अब 100 रुपये अगर बैंक को RBI से लेने हैं तो उनको 8% ब्याज देना पड़ेगा, 108 हो गया। तो अब देखिए, अगर रेपो रेट अगर कम होती है RBI की, तो अब क्या हो गया, मान लीजिए 105 हो गया, 3 रुपये कम कर दिया, तो अब बैंक को क्या पड़ा? बैंक को लोन सस्ता पड़ा, तो लोन बैंक को सस्ता पड़ा तो वो ज़्यादा कंज्यूमर को दे सकेंगे। तो इसीलिए RBI ये चाहता है कि जो अगर हम CRR ये जो रेपो रेट है इसको कम ज़्यादा करें, तो बैंक भी उसी रेट पे, उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाए जिस हिसाब से वो कंज्यूमर्स को लोन देते हैं। लेकिन बेस रेट में होता क्या था, RBI तो ये सारे जो इनके जो मॉनेटरी पॉलिसी को मैकेनिज्म्स हैं इनको कंट्रोल करने के, RBI तो रेपो रेट CRR कम ज़्यादा कर देते थे, लेकिन बैंक उनको आगे कम करते ही नहीं थे। मान लीजिए रेपो रेट कम कर दिया RBI ने, लेकिन बैंक उसको आगे ट्रांसमिट करते ही नहीं थे कंज्यूमर्स तक, तो इसलिए दिक्कत थी। तो इसलिए बैंक RBI ने क्या किया, MCLR रेट लाया। अब MCLR रेट है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन को ठीक करेगा। होता कैसे है ये, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, 1 सेकंड की बात है। देखिए, होता ऐसे है ये कि अब क्या है, इन्होंने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए MCLR फिक्स कर दिया। मान लीजिए 9.20% है, पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, दोबारा से करते हैं। 9.20% है, 9.20% है MCLR फिक्स। अब सारे के सारे जो बैंक्स के लोन हैं वो इन्हीं से रिलेट कर दिए इन्होंने। अब देखिए, होम लोन एग्जांपल ले लिए, MCLR का जो रेट है वो 9.20 का है। होम लोन है वो मान लीजिए 0.250% का स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब बस इतना मान लीजिए 0.25 रेट है। स्प्रेड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो नहीं छोड़िए आप। होम लोन है 0.25, तो फाइनल जो होम लोन होगा वो कितना होगा, 9.20 प्लस में 0.25 यानी 9.45, ठीक है। अब जबकि इनको अगले साल में क्या हुआ, या फिर 1 महीने जब भी जो इनका MCLR है इन्होंने चेंज कर दिया, आगे अगले सीजन में MCLR का रेट हो गया 9.15%। तो इनका जो होम लोन का स्प्रेड है वो तो सेम ही रहेगा ना, 0.25%, और बाद में होम लोन कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 9.40%। अब इन्होंने ये सबके लिए कर दिया। होम लोन के लिए 0.25% है, ऑटो लोन्स के लिए जैसे कार मोबाइल के लोन के लिए जैसे मान लीजिए 0.10 है, एजुकेशन लोन के लिए 0.15 है, ऐसे ऐसे करके अब सिर्फ एक MCLR चेंज हो गया और बाकी के जो लोन्स हैं, होम लोन्स, ऑटो लोन्स और जो ये दूसरे लोन्स हैं, कार लोन्स हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे MCLR के हिसाब से। तो इससे फायदा यही होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आसानी से ट्रांसमिट हो सकेगी जनता के पास में। तो आगे क्या है, इसका फायदा क्या होगा, देखिए 90 बेसिस कम कर दिया MCLR SBI ने। अब क्यों कम किया, क्योंकि देखिए नोटबंदी के पास बाद में आपको पता है कि बैंक के पास में बहुत सारे पैसे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे पैसे जनता ने जमा वहां पे करवाए हैं, क्योंकि पुराने नोट थे, पुराने नोट लोगों ने बैंकों के अंदर जमा कराए हैं, तो बैंकों के पास में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोन दे सकते हैं जनता को। और एक तरह से विड्रावल लिमिट भी अभी तो बहुत ही कम है, एक बंदा 4,500 रुपये अभी ATM से निकलवा सकता है, तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं निकलवा सकता एक लेवल के बाद में कोई बंदा। तो बैंक्स के पास में अभी काफ़ी टाइम तक पैसों का अभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, विड्रावल कर्व हमने डिस्कस कर लिया। डिमांड, हाँ, तो देखिए जैसे जिस हिसाब से नोटबंदी के बाद में एक तरह से डिमांड भी तो श्रिंक करी है और लोगों को पैसे की जरूरत है। जिन लोगों को बिजनेस लगाना है या फिर आगे प्रोडक्शन बढ़ानी है उनको पैसों की तत्काल जरूरत है, तो लोगों के पास में डिमांड भी है पैसों की, इसीलिए बैंक्स जो हैं वो अपना लोन ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी पिछले इस फिस्कल ईयर में क्या हुआ है, बैंक ने जो लोन दिया है लोगों को काफ़ी कम लोन दिया है, क्योंकि एक तो देखिए नोटबंदी आ गई, इसमें थोड़ा बर्डन इन पे ज़्यादा था, और काफ़ी जो इनका NPAs है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो भी काफ़ी बढ़ रहा था।
इसीलिए इस फिस्कल ईयर में बैंक ने काफी कम लोन दिया है। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब यही होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो लोन वगैरह देते हैं, इस चीज को कहते हैं क्रेडिट ग्रोथ, ताकि इनके जो क्रेडिट में ग्रोथ हो इस तरह की। कितना अच्छा एग्जांपल है। क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है? क्रेडिट में ग्रोथ होना। छोटी क्लासों में ऐसे ही करते थे हम। रिजल्ट क्या होगा इसका? देखिए एसबीआई के इस डिसीजन से देखिए होगा क्या। वही बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोन मिलेगा, और जो उम्मीद ये की जा रही है कि जो इकोनॉमी अभी एक तरह से ठंडी पड़ गई है इसके बाद में, नोटबंदी के बाद में, उस इकोनॉमी में एक तरह का उछाल आएगा और जो डिमांड है, जो बिजनेस है, वो आगे बढ़ सकेंगे। सिचुएशन क्या है बैंक्स की? देखिए आज सिचुएशन ऐसी है कि जो उनकी लायबिलिटीज हैं, आज बैंकों की लायबिलिटीज ज्यादा है लेकिन एसेट कम है। कैसे? देखिए लायबिलिटीज ऐसे हैं, लोग जो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों जमा कराते हैं? लोगों ने, जैसे मान लीजिए मरुनाल है, मरुनाल ने 100 रुपये जमा कराए बैंक के अंदर में, तो मरुनाल तो अपना इंटरेस्ट लेगा ना 4 रुपये के हिसाब से कि मुझे 4% इंटरेस्ट रेट चाहिए। लेकिन बैंक को देखिए इनको पैसे देने हैं, मरुनाल को पैसे वापस देने हैं। लेकिन मरुनाल बैंक ने क्या किया? बैंक को फायदा होता है कि बैंक उसी मरुनाल के पैसे को आगे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर दे दें। जैसे अगर 4 पे इनको दिया तो आगे 8 पर, आगे किसी और को दे दो 108 पर। लेकिन देखिए बैंक ने इनसे तो ले लिए, मरुनाल से तो ले लिए, लेकिन बैंक ने आगे लोन नहीं दिया, तो बैंक को तो नुकसान हो रहा है ना। उनके 4 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन उसका फायदा कहां से होगा? इसीलिए बैंक ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट में ग्रोथ लाना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहता है, ताकि जो लायबिलिटीज हैं वो कम हो सकें। और डिमोनेटाइजेशन का हमने पर डिस्कस कर ही लिया कि जिस हिसाब से लो डिपॉजिट्स हैं। और देखिए वे फॉरवर्ड क्या है इसका, बैंक्स के इशू का? देखिए सारे के सारे जो बैंक्स हैं आपस में अब इनके बीच में एक तरह का कंपटीशन होगा, क्योंकि पैसे तो अब सबके पास में है, सबने पैसा जमा कराया है अपने अपने अकाउंट्स में, सभी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। लेकिन क्वेश्चन अब यह उठता है, क्या इस तरह से जो बोरोइंग कॉस्ट है, यानी जो लेंडिंग रेट्स हैं, सस्ते ब्याज दरों पर कम कर देने से, तो क्या इससे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? क्या वो बैंक्स के पास में आएंगे लोन लेने, क्या नहीं आएंगे? या फिर देखिए एक और तरीका क्या हो सकता है इकोनॉमी को आगे, इसकी जीडीपी बढ़ाने का या फिर इकोनॉमी को की ग्रोथ रेट बढ़ाने का? एक तरीका ये हो सकता है, एक तो बैंक वो कर दे, एक जो गवर्नमेंट है, अब जैसे आने वाले टाइम में आप देखिए 1 महीने बाद में बजट सेशन आने लगा, गवर्नमेंट भी कुछ फिस्कल स्टिमुलस दे। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा उतारना। मार्केट में पैसा ज्यादा कैसे उतरेगा? या तो देखिए जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट बिल्कुल कम कर दे। आज जो पहले जो बंदा देता था किसी चीज पे 1 लाख पे 10% टैक्स देता था, यानी 10,000 सरकार को देता था, अगर सरकार टैक्स रेट कम कर दे, यानी उसको 2% कर दे, तो उसे सिर्फ 2,000 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे, 8,000 रुपए उसी के पास रहेंगे। तो वो 8,000 रुपए की कोई चीज खरीदेगा, मार्केट से चीज खरीदेगा, तो उस चीज की डिमांड बढ़ेगी, उस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी तो ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समझ गए? 2 तरीके हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक तरीका ये हो सकता है बैंक कम करें, बैंक्स जो है अपनी जो रेट्स हैं उनको कम कर दे, जो ब्याज दरें हैं उनको इकोनॉमी के हिसाब से ढाल ले। दूसरा फिस्कल स्टिमुलस जो है, जिससे सरकार भी ऐसा कर सकती है। आगे देखिए पीटर जैक्सन का एक आर्टिकल है। पीटर जैक्सन के बारे में 3-4 जो इंपॉर्टेंट बातें थी, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, तो आ जाए तो देखिए ये याद रखिएगा, जो है ये जो डेली बर्ड वाचिंग सोसाइटी थे इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, सेक्रेटरी थे इसके 1950 में। और उसके बाद में जैक्सन देखिए WWF का जो ऑपरेशन टाइगर था हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था 1973 के अंदर में, उनमें इनका अहम योगदान था। 17 के अंदर में टाइगर कंजर्वेशन में इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे, और नेचर के कंजर्वेशन में हरियाणा के अंदर में और गुजरात के अंदर में इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे। तो एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है। यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था। IUCN, जो IUCN है ये कौन सी बॉडी है? या फिर ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, या फिर यूएन का पार्ट है, या फिर ये एनजीओ है? कौन सी बॉडी है IUCN? ये आपको बताना है। यूपीएससी इसी तरह क्वेश्चन पूछती है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए सर्विस चार्ज से रिलेटेड है। सरकार ने क्या कहा? कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने एक रिसेंट क्लैरिफिकेशन में कहा कि आपकी मर्जी होती है कि जो सर्विस चार्ज आप रेस्टोरेंट को दे या ना दें। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे जनरल नॉलेज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो सर्विस चार्ज का है, सर्विस टैक्स का नहीं है। सर्विस टैक्स का एक क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम के लिए ये है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि आपको रिवाइज हो जाता है। कमेंट्स में सभी बच्चे तो आंसर दे देते हैं इसका, तो मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता हूं मैं, याद हो जाता है हमेशा के लिए। सर्विस टैक्स है, देखिए सर्विस टैक्स, आप इसके बारे में बताइए कि सर्विस टैक्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पॉज करके आप देख लेना, 3 स्टेटमेंट्स हैं, वीडियो रोक के आप देख लेना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है।
देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने वॉलंटरी कर दिया। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, आप पे सर्विस चार्ज लगाते हैं रेस्टोरेंट वाले। तो सरकार ने कहा है कि अगर आप रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज हैं उनसे संतुष्ट नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप उस पर सर्विस चार्ज दें या ना दें। तो कंटेक्स्ट तो यही है। देखिए अब इकोनॉमिक्स टाइम्स कहता है कि जो ये सरकार का डिसीजन है काफ़ी मैसी और है, इसे रिमूव किया जाना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि सरकार ने इसमें कॉमर्शियल लॉजिक नहीं देखा कि क्यों सर्विस टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो बिजनेस का कंसेप्ट है वो सर्विस चार्ज पर चलता है, और जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है, यानी जो वेटर्स वगैरह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो सर्विस चार्ज से निकलती है। अगर सर्विस चार्ज नहीं होगा तो दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस अपनाएंगे रेस्टोरेंट वाले। क्या? एक तो जो मेनू होता है, जो देखिए आइटम्स होते हैं उनके वो रेट बढ़ाएंगे वहाँ पर, इससे वो एम्प्लॉय को रिनमरेशन देंगे, यानी एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देंगे कि जो आपको खाने का बिल आपका बढ़ जाएगा। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि जितना टर्नओवर हो, यानी जो एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाह है, जो पूरा का पूरा जितना फ़ायदा आता है उससे लिंक कर दें एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह को। अगर ज़्यादा टर्नओवर रहा है, ज़्यादा फ़ायदा हुआ है रेस्टोरेंट को, तो उनको एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिलेगी अच्छी खासी। अगर नहीं फ़ायदा हुआ तो नहीं मिले। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों ऑप्शन है वो रिस्की हैं, और इसीलिए जो सर्विस चार्ज का ऑप्शन है वो काफ़ी सही था। दूसरा ये बात आती है कि काफ़ी सारा देखिए जो एक रेस्टोरेंट होता है वो काफ़ी खर्चा उनको उठाना पड़ता है, जैसे रेंट, यूटिलिटी बिल्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, और जो एम्बियंस वो क्रिएट करते हैं। रेस्टोरेंट का जो एम्बियंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। जो ये एसी रेस्टोरेंट होते हैं काफ़ी खर्चा इनका होता है, ऐसा लिखते हैं ये। दूसरा कहते हैं देखिए जो हमारे इंडिया में टिप्स का कल्चर नहीं है कि कस्टमर्स टिप दें। कुछ लोग देते हैं लेकिन सभी के सभी टिप्स नहीं देते। तो एक तरह से सर्विस चार्ज ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट तो नहीं कह सकते, इक्विपमेंट मशीनों के लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट है जो पैसा निकलवा सकता है जो कंज्यूमर्स है उनसे, और एम्प्लॉयज़ है उनको दे सकता है। दूसरा देखिए यही बात है कि कस्टमर की देखिए अगर सर्विस चार्ज नहीं होगा तो सिर्फ एक तरह से टिप ही होगा कि मर्जी है मैं पैसे दूं या ना दूं। तो ये तो टिप पे डिपेंडेंट हो गए जो एम्प्लॉयज़ हैं, और टिप का कल्चर है नहीं हमारे इंडिया के अंदर में। तो एक तरह से वो बिल्कुल ही उनकी जो तनख्वाह है वो कम हो जाएगी। और जो दूसरा इशू ये होगा कि वो तनख्वाह तो देखिए उनको देंगे ही, वो तनख्वाह देंगे कैसे? जो बिल बढ़ जाएगा खाने का। अब लेकिन जो टेक अवेज हैं, यानी जो खा के बैठना नहीं चाहते वहाँ पे, बैठ के खाना नहीं चाहते वहाँ पे, तो वो खाना लेके जाएंगे रेस्टोरेंट से, तो उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इवेंचुअली जो मार है इस सभी चीज़ की वो पड़ेगी कंज्यूमर्स के ऊपर में। तो ये सारा डिसीजन था वो अच्छा डिसीजन नहीं था। इस तरह की बात करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स वाले। आगे देखिए एक बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। देखिए जिन लोगों को सिर्फ द हिंदू डिस्कस करना होता है तो वो अपनी वीडियो रोक सकते हैं। तो ये तो एक मतलब छोड़िए आप, चलो बिजनेस स्टैंडर्ड का देखिए एक आर्टिकल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये। जो बिजनेस स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टाइम्स है पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें देखिए एक मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे बात है कि किस तरह से जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये कहते हैं कि देखिए हमारी इंडिया की जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये एक तरह से इनको अंडरडॉग कहा जाता है। इनको जितना फ़ायदा होना चाहिए, यानी जितना पैसा ये कमाने चाहिए उतना पैसा ये नहीं कमा पा रहे हैं। और दूसरा, जनता की इनके बारे में परसेप्शन भी काफ़ी ख़राब होती है। मीडिया के बारे में देखिए आज हमारी जनता क्या कहती है, हमेशा मीडिया के बारे में हम यही कहते हैं कि ये बिकी हुई है मीडिया। इस तरह से हमारी परसेप्शन है वो एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी ख़राब रहती है। क्यों? उसका रीजंस ये काफ़ी सारे बताते हैं कि देखिए एक तो जो मीडिया के अंदर या फिर एंटरटेनमेंट के अंदर में जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, मतलब काफ़ी जैसे सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के खरीदे हुए हैं, इसलिए इनकी जो परसेप्शन है वो काफ़ी कम हुई है। ये कहते हैं कि आज काफ़ी चेंज आ चुका है। पहले थी हमारी मीडिया इंडस्ट्री सिर्फ काफ़ी कम चैनल्स थे, आज इसका टर्नओवर भी काफ़ी बढ़ गया है। तो एक तरह से रेगुलेशन की जरूरत है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, और एक तरह से दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत है। और जो ब्रॉडकास्टर है देखिए ये कहते हैं कि ये आपस में डिवाइडेड है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, जो लोग फिल्म बनाते हैं ये लोग आपस में डिवाइडेड हैं। केबल ऑपरेटर्स आपस में डिवाइडेड हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और इसी लड़ने में ये क्या होते हैं, कई बार इस तरह की पॉलिसीज अपनाते हैं जो जनता के लिए भी वो नुकसानदायक साबित होती हैं। दूसरा ये कहते हैं कि फिल्मों को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए था, या ये डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा थी और इसका दर्जा दे दिया गया 2000 के अंदर में, यानी अब फिल्म इंडस्ट्री है ये एक तरह से। तो इंडस्ट्री होने से अब क्या फ़ायदा हुआ है, एक तरह से फ़ायदा अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहते हैं काफ़ी इसमें जो इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो ये हैं कि कितना टैक्स फिल्मों द्वारा दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ भी डेटा नहीं है। कितना टैक्स दिया जा रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई रिसर्च नहीं की गई है। जैसे बाकी आज आपको पता है कि स्टील इंडस्ट्री में
इतना कुछ आपने पैदा किया है, इतना इसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन जो मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है इनके बारे में इतना कुछ डेटा भी नहीं है, ना इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च है। तो एक तरह से जो स्पोर्ट एक इंडस्ट्री है, स्कैटर्ड इंडस्ट्री है, यहाँ तहाँ फैली हुई है, लेकिन कुछ एक तरह से यूनिफाइड नहीं है। इस तरह का ये आर्टिकल था। तो आप देखिए, एक एथिक्स के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि लास्ट के जो 5 मिनट हैं, 30 प्लस में 5 का कंसेप्ट क्या बिल्कुल सही है? 30 मिनट हिंदू प्लस में इंडियन एक्सप्रेस अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 5 मिनट में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मिंट बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर इकोनॉमिक्स का पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि मुझे भी 3-4 दिनों में पता लग चुका है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और जो लास्ट के 5 मिनट है इसके बारे में आपको फीडबैक देना है। लास्ट के 5 मिनट में क्या एथिक्स का 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, तो 40 मिनट की हमारी डिस्कशन हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।